हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो आपका गणित सब्जेक्ट है उसका सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम 2021-22 में आना है। जो ये सेट है ये जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, प्रथम सावधि परीक्षा। हम लोग सेट 1 को पहले चर्चा कर लेते हैं, अच्छा से देखते हैं क्या है। आपको पता है कि समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, और आपका टोटल पूर्णांक 40 होगा। ठीक है, यानी 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। पहला क्वेश्चन में लिखा है 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है ना। लिखा जा सकता है, इन चार ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तो किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, सबको गुना करके देखिए, इस सारे को गुना करिए, 120 जिसका आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, आप सीधा इसका गुणनखंड कर लीजिए। किसका? 120 का। तो आपको लिखना कैसा है, 120 आपको लिखना है, इसके बाद सीधा इसका गुणनखंड करना है। देखिए कितना बार में जाएगा, 2 से 60, उसके बाद फिर 2 से 30, उसके बाद अब जाएगा किससे, 2 से 15 बार में, उसके बाद आप जाएगा 3 से 5 बार में। 5 खुद एक अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग का टोटल क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो आया ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग का क्वेश्चन ए का आंसर हो गया, ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। देखिए यह सॉल्व करके मैंने बता दिया, इस तरह आपको फैक्टर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 306 तथा 657 का महोत्तम समापवर्तक 9 दिया है। अच्छा, महोत्तम समापवर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, महोत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो आपसे पूछा गया है कि 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी आपसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। ठीक है, आपको ये समझ लेना है, आपको एचसीएफ 9 दिया है दोनों संख्या का और एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो देखिए फार्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, बराबर में होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं पहला संख्या अगर n1 है और दूसरा संख्या n2 है तो n1 गुना n2, ये फार्मूला होता है। अब इसमें से आपको एचसीएफ का वैल्यू दिया है, कितना दिया है देखिए, तो 9 दिया है। तो आपको एचसीएफ का नीचे कितना लिखना है, 9। ठीक है, आपको एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम को छोड़ देना है, बराबर n1 यानी पहला संख्या 306 हो जाएगा, गुना n2 यानी मान लेते हैं दूसरा संख्या कितना है, 657। तो आपको लिखना है 657। ठीक है, कितना लिखना है, 657 हो गया। अब देखिए 9 के पहाड़ा में आप इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये 34 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपको एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर क्या बचा, 34 गुना 657। ठीक है, अब इसको गुना करिए, तो गुना करने पर आएगा 22338। ठीक है, तो आपको अब देखिए कि ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, 22338। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी n1 गुना n2। ठीक है, ये पहला संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा संख्या को। आप वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व कर लिए, अच्छा से डिटेल्स में समझ लिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है 15 और 25 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 15 और 25 का एचसीएफ हम लोग 2 विधि से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से किस तरह निकलेगा पहले वो देख लेते हैं। देखिए आपको 15 से 25 को भाग लगाना है, एक बार में आएगा 15 कम 15 है ना, आया कितना 0, इधर से उतरा 1, आपको फिर इधर 15 उतारना है, कितना बार में, फिर एक बार में जाएगा 10, आया कितना 5, अब इधर 10 उतर गया है ना, अब कितना बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, ये पूरा पूरी कट गया। तो पूरा पूरी जब कट जाएगा तो जो आपके पास यहाँ बच रहा है ये 5, यही 5 क्या हो जाएगा, आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ये तो हो गया भाग विधि। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो इस तरह हम लोग बनाए इसको नोट करिए। अब हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल के दिखाते हैं एचसीएफ किस तरह निकलता है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, आपको 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। ठीक है,
अच्छा 25 आया। अब 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5, 25 का ये क्या आ गया, गुणनखंड। अब बताइए इन दोनों में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 कहीं नहीं है, यहाँ एक 5 है और यहाँ भी एक 5, यानी 5 आपको मिल रहा है। जो मिलेगा दोनों में वही आंसर होगा, यानी 5 5 मिल रहा है, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए 5। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकलता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक प्रकृति संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है ना। तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसका जो क्रम होता है उसको आप किसी तरह भी लिख दीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम लोग लेते हैं, अगर मान लिया जाए आप लेते हैं 18, क्या लेते हैं 18, तो 18 का आप अगर 18 को आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंड, तो आप क्या लिख सकते हैं, 18 को आपको लिखना पड़ेगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3 गुना 3, है ना। तो आप देखिए इसमें आप 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 गुना 3 लिखिए, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक अनूठा है, अनूठा मतलब यूनिक, यूनिक को क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, यानी आंसर इसका अद्वितीय आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया है ना अनेक, अनेक नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, अद्वितीय हो सकता है, एक ही हो सकता है, इसका एक ही हो सकता है आंसर, 2-3 तरीका से आंसर नहीं हो सकता है इसका। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये द्विघातीय समीकरण से दिया है, यानी आपके पास जो टेक्स्ट बुक का किताब होगा चैप्टर 4 जो है द्विघातीय समीकरण उससे है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यंकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणफल दिया है 1/3। ठीक है, आपको द्विघातीय बहुपद पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए द्विघातीय बहुपद अगर शून्यंकों का योग दे रखा है और गुणफल दे रखा है तो इसका डायरेक्ट द्विघातीय बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, आप सीधा उठाइए इसको बैठाइए। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं इसको। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए शून्यंकों का योग, यानी शून्यंक को हम लोग अल्फा मानते हैं और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को शून्यंकों का योग कहा जाता है। योग कितना दे रखा है, √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणफल कहलाता है, ये कितना दे रखा है 1/3। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, शून्यंक होता है अल्फा और बीटा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x², डायरेक्ट ये द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x और प्लस में हो जाता है आपका अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। ये जो लिखे ये पूरा आपका द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को बैठाएंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है इसी को पुट करना है, यानी हम लोग का x² आया माइनस अल्फा प्लस बीटा का √2 है तो यहाँ आ जाएगा √2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा जो 1/3 हो, तो करना क्या है, जो बटा में 3 है 3 से आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 2x², 3x² आ जाएगा, है ना। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3x²। ठीक है, हाँ क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 3√2x और प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो बताइए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 कहाँ है, तो आपको ऐसा दिख जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोग को फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला को आप देख लीजिए, डायरेक्ट मान बैठाइए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो दिया हुआ ना ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अच्छा द्विघातीय बहुपद और द्विघातीय समीकरण में क्या अंतर है, अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 लिखा जाए ना तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण। अगर 0 ना लिखा हो, केवल लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c और बराबर में 0 ना लिखा हो, कुछ ना हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है ये दिया हुआ है ना, आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आपको याद रखना है जो द्विघातीय बहुपद होता है इसका शून्यंक अल्फा प्लस बीटा है, तो फॉर्मूला होता है शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है
माइनस बी क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, तो अब बताइए माइनस बी बटा ए कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लिख दिए, वो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ना पूछकर अल्फा इंटू बीटा पूछता तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता सी बटा ए, ये आंसर होता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होगा। आपको शून्यंकों की संख्या पूछा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं इधर वाला को वाई एक्सिस, वाई होगा, इधर वाई डैश होगा। ठीक है, अब बताइए ये जो लाइनिंग है ऐसे काटा है, तो क्या ये एक्स वाला को काट रहा, नहीं, ये एक्स वाला को कहीं भी नहीं काट रहा। तो जब एक्स वाला को कहीं भी ये लाइनिंग नहीं काटेगा तो इसमें पी एक्स का शून्यंकों की संख्या 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लिया ये लाइनिंग ऐसे होता है ना, तो आपको देखिए एक यहाँ काटा एक यहाँ 2, तो आंसर 2 होता। यानी एक्स वाला एक्स को जितना बार लाइनिंग काटेगा वो इसका उतना शून्यंकों की संख्या निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये लाइनिंग जो है ये एक्स को नहीं काट रहा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 0, एक बार भी नहीं काट रहा। हो सकता है आपका क्वेश्चन चेंज करके ऐसा दे दे, इस टाइप का, ऐसा है, अब आपको दे दे इस तरह का। तो अब बताइए आंसर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि एक बार यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा, है ना। हो सकता है आपको चेंज करके इस तरह दे दे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ काटा एक बार यहाँ काटा, ये एक्स को ही काट रहा है ना, एक्स को, तो आंसर 3 निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये 2 इक्वेशन दिया है। और यहाँ दिया है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो समीकरण युग्म कैसा होगा, है ना। देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है चैप्टर आपका जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म चैप्टर 3 है उससे उठाया। ठीक है, तो चैप्टर 3 का एक इस टाइप का जो इक्वेशन 2 इक्वेशन होता है ना, तो इसका एक टेबल हम आपको अभी दे रहे हैं, है ना, और उसको अच्छा से समझा रहे हैं कि आपको करना क्या है। उस टेबल को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसको हम समझा देते हैं सबसे पहले एक बार। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग को सबसे पहले क्या समझना है, अगर मान लिया जाए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर ना हो, देखिए बराबर कटा है ना, नॉट इक्वल हो, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा, जिसे अद्वितीय हल कहते हैं, इसी को कहते हैं केवल एक हल होगा और संगत होगा। ठीक, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आपस में बराबर हो, तो समपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संगत होगा। ठीक है, तीसरा, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर ना हो, 2 वो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, c वाला। ठीक है, तो समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल नहीं होगा और ये क्या होगा, असंगत होगा। बस आपको इतना याद रख लेना, ये आप देख लीजिए टेबल को, आप इसको पूरा अच्छा से आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी से जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसको देखिएगा, सामने रखिएगा, देखिएगा आपका बन जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए तो हम लोग आओ अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि a1 और a2 अगर बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो, ऐसा कंडीशन हो, तो हम लोग उन्हें क्या बोलेंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आप टिक लगा लीजिए। क्लियर है, आपको समझाएं उसके हिसाब से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बन जाएगा हम लोग का तुरंत, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है समीकरण युग्म में 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा कैसा होगा, है ना। आपने सरल रेखा वाला देखा होगा कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है a1 बटा a2 को देखकर। देखिए यहाँ पर जो x के साथ है ना पहला समीकरण में 2, वो a1 होता है, यानी a1 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, और उसके बाद जो y के साथ है वो b1 होता है, तो b1 बराबर कितना हो गया -3,
ठीक है, इसी से हो जाएगा। उसके बाद इस समीकरण में आप देखिए a1 कितना दे रखा है, a2 हो जाएगा। दूसरा समीकरण में a2 हो जाएगा आपका 3 और b2 कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको बटा करिए a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 जब करेंगे तो कितना आ जा रहा है यहाँ 2/3 और b1 बटा b2 जब करेंगे तो यहाँ कितना आ जा रहा है -3/4। क्या दोनों बराबर नहीं है? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं आया किसके, b1 बटा b2 के। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो कैसा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिच्छेद करती रेखा। तो आपको चेक करने समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 4 का अनंत हल होगा। ठीक है, तो आपको बोला गया है इसमें अनंत हल। तो अनंत हल ही क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो वो कब होता है, जब तीनों आपस में बराबर होता है। तीनों का मतलब अनंत हल का मतलब होता है a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के और बराबर हो जाएगा c1 बटा c2 के, है ना। ये देखिए c1 है ना, इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ हम लोग लिखते हैं c2। ठीक है, ये तीनों अगर बराबर हो तो अनंत हल होता है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि अनंत हल है, तो हम लोग a1 कितना ले लेंगे, a1 हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो आपको यहाँ c लिखना है क्योंकि a1 का वैल्यू जो है ना वो x से निकल जाएगा यहाँ से। और देखिए इसी प्रकार a2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो आपको यहाँ 6 बैठाना है बराबर। अच्छा b1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अच्छा b2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसी से सॉल्व करके निकल जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट गया, अब 2 से काटिए 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो इस 3 को 1 से गुना करना है, तो हम लोग का c बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 c बराबर 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह आपको सॉल्व करके बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। आपको इसको सॉल्व करके निकालना है, तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है 2x माइनस वाई बराबर 5 है और इसमें 3x प्लस 2y बराबर 4 है। तो समीकरण इसको पहला मान लीजिए और इसको दूसरा। तो हम लोग यहाँ लिख के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 5, है ना। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1। अब इसको समीकरण 2 मानते हैं, तो क्या है ये 3x प्लस 2y बराबर में कितना है, 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आपको x का पहले वाला या y के पहले वाला बराबर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। समीकरण 2 में y का पहले +2 है और समीकरण 1 में y का पहले -1 है। तो आप समीकरण 1 को सीधा 2 से गुना कर दीजिए तो हम लोग का बन जाएगा। तो ये जब 2 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 2 से गुना होके बन जाएगा 4x मिलेगा माइनस 2y मिलेगा और यहाँ 10 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 को उतार दीजिए तो क्या होगा, y के पहले वाला इक्वल हो जाएगा। देखिए 2y और यहाँ भी 2y, बस इक्वल होने से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, -2y और +2y ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 4x और 3x, कितना x हो जाएगा, 7x। 7x बराबर कितना आ जाएगा, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। यानी 7 के पहाड़ा में अगर 14 को काटेंगे तो 2 बार में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब x का मान आप समीकरण 1 में जब बैठाइएगा तो y बराबर सॉल्व कर लीजिएगा। x का मान 2 आया, x का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो y बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, यानी x का मान आया 2 और y का मान -1। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। जैसा देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिख रहा होगा, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता उसे असंगत कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 9 एंड मतलब और x माइनस वाई बराबर 1 है। ठीक है, समीकरण युग्म में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। इसी प्रकार बी में दिया है 2 -1, यानी x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -1 है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5 4। ठीक है, इसी तरह आपको ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, x प्लस वाई दोनों को जोड़ के 9 आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में दोनों को जोड़ के 9 आएगा, तो इसमें देखिए 2 जोड़ 2 4 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5
और 4 जोड़ के कितना आएगा 9। यानी अगर x का मान हम लोग मान लेते हैं 5 है, इसके अनुसार y कितना दिया हुआ है 4, और दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पर देखिए 9 आया। अब दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है 1, यानी यहाँ भी देखिए माइनस करके 1 आ रहा है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन हिट से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग डिटेल सॉल्व करें तो सॉल्व देख लीजिए किस तरह होगा। आपको लिखना है x + y बराबर 9, उसके बाद दिया हुआ है x - y बराबर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो y प्लस माइनस में कट गया, हुआ बचा कितना 2x, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे कितना बार में 5 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया 5, ठीक है। x का मान अगर 5 आया तो x का मान समीकरण 1 में बैठाने पर क्या आ जाएगा 5 + y बराबर 9, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 को उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी x का मान 5 आया, y का मान 4। ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हिट से भी हम लोग बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन सी 5 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण का जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर 4 नहीं होना चाहिए। एक्स क्यूब रहेगा तो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो नहीं होगा वो द्विघातीय समीकरण। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। एक नंबर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स को x - 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर और -3x, और इधर कितना बचा हुआ है x स्क्वायर -7। तो देखिए x स्क्वायर कट गया, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बी नंबर, बी में x + 1 का होल स्क्वायर है और बराबर में x स्क्वायर -5x है। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से बैठ जाएगा x स्क्वायर + 2x + 1, और इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर -5x। इधर भी देखिए x स्क्वायर कट गया, मतलब इसमें भी x स्क्वायर नहीं बचा, तो ऑप्शन बी भी हम लोग का नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी और डी बचा है, इसमें से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में देखिए चेक करते हैं, इसमें भी x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 को x - 3 का ब्रैकेट के अंदर जो x - 3 इससे गुना करना है 2 को, तो क्या हो जाएगा 2x - 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर तो देखिए एक्स स्क्वायर बच गया, और कहीं एक्स स्क्वायर तो है नहीं, सॉल्व होगा नहीं। हाँ इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, पूरी सॉल्व करके कितना आएगा एक्स स्क्वायर 6 इधर आएगा तो प्लस, यानी +7 बराबर 0। ये द्विघातीय समीकरण है। ऑप्शन सी हम लोग का क्या है द्विघातीय समीकरण है। लेकिन ऑप्शन डी भी द्विघातीय समीकरण दिख रहा, तो एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन द्विघातीय समीकरण वाला तो नहीं देना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। सी नंबर तो हो रहा, हम लोग डी नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डी नंबर में लिखा हुआ है क्या x² + 3x + 1, और इधर लिखा हुआ x - 2। आप इधर लाइए, इसको लिखिए x², जब x इधर आएगा तो माइनस होके 3x से माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 2 इधर आएगा तो 1 से प्लस होकर 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 0। इसका मतलब सॉल्व करने पर हम लोग के पास आया x² + 2x + 3 बराबर 0। ये भी देखिए द्विघातीय समीकरण हो जा रहा है, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों द्विघातीय समीकरण है, जो कि ऑप्शन ऐसा नहीं देना चाहिए था। ऑप्शन देना चाहिए था केवल एक ही ऑप्शन में होना चाहिए जो द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, ये थोड़ा गलती है, ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। आपका एग्जाम में ऐसा गलती नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ गया तो आप पहले वाला ऑप्शन जो आपको मिलेगा सी नंबर जैसे चेक करने के बाद आप इसी को भर के आ जाइएगा, ठीक है। आंसर तो डी भी हो रहा है इसके अनुसार, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं देगा, ये गलती हो गया है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है यदि विवेक्टर d > 0 हो तो मूल क्या होंगे। देखिए d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो जो मूल होता है वो वास्तविक और भिन्न होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है द्विघातीय समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्राप्ति क्या है। आपको d का मान निकालना है, ठीक है। देखिए तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। मान कहाँ से आएगा, तो जो x होता है उसका पहले वाला b होता है, यानी 1 का स्क्वायर होगा -4 × a होता है x² का पहले वाला 1, और c होता है जो लास्ट में जिसके पास x ना हो, यानी -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 5, और 5 क्या हुआ 0 से बड़ा, ये 5 है, ये क्या है 5, ठीक है, 0 से बड़ा है, यानी ये पॉजिटिव है और 0 भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान। क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान, असमान माने भिन्न, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में लिखा है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो वास्तविक मूल होंगे यदि ये कब दो वास्तविक मूल कब होते हैं, वास्तविक होना चाहिए लेकिन भिन्न होना चाहिए, ठीक है, जब हम लोग को पता है कि डी क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी डी का मतलब ही क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का व्युत्तर क्या होगा, आपको डी का मान निकालना है, ठीक है। तो इस समीकरण के अनुसार ए का मान कितना हो गया 1, कोमा बी का मान कितना आ गया -1, अच्छा सी का मान कितना है 3। ये कहाँ से आ रहा है, जो एक्स स्क्वायर का पहले होता है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का पहले कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। इसी तरह एक्स के पहले क्या है माइनस है, तो माइनस तो रहेगा ही और कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 होता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग को ए बी सी मिल गया, तो हम लोग सीधा व्युत्तर निकालते हैं जिसका फार्मूला डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना था -1, तो -1 का ये स्क्वायर आया, 4 ए का मान 1 है, सी का मान 3 है। हम लोग सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 3 12, सॉल्व करके कितना आएगा -11, तो -11 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान का मतलब क्या होगा, आपका बराबर वास्तविक मूल आएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं मूल समान का मतलब डी बराबर क्या होता है 0, डी बराबर क्या होगा 0, और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अच्छा बी कितना हो जाएगा, यहाँ से बी निकालिए, यहाँ से बी -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4, अच्छा ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का पहले वाला को ए बोलते हैं यानी गुना 1, सी कितना हो जाएगा के, सी का मान कितना हो जाएगा के, तो हमको यहाँ कितना लिखना है के बराबर 0, ठीक है। चलिए तो 16 को आपको उठा के इधर लाना है 0 की तरफ, तो यहाँ पर ही हो जाएगा -4 के बराबर में कितना आएगा -16, तो माइनस से माइनस कटा, 4 से 16 कितना बार में 4 बार में, तो के बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। तो 4 आप ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे 4, तो के का मान 4 आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो आपको गुना करके 6 लाना है, इसका मिडिल फैक्टर कर लीजिए, गुना करके आपको 6 लाना है और जोड़ कर आपको 5 लाना है। ऐसा 2 नंबर में इसको ब्रेक करना है 5x को, तो ऐसा 2 नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आया ना, तो हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 को आप गुना करिएगा तो 6 आ जाएगा, जोड़ के 5 आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ है तो माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ पर ही 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर -3 कॉमन में लीजिए तो यहाँ बच जाएगा आपका x और -2 बराबर 0। अब यहाँ से x -2 कॉमन आ जाएगा, तो x -2 कॉमन निकला तो बचा क्या, x -3 बचा बराबर 0, है ना। तो आपको x -2 बराबर 0 यानी x का मान कितना निकल जाएगा 2, कोमा x -3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा 3, यानी ऐसा ऑप्शन देखिए जहाँ x का मान क्या निकल रहा है 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है चैप्टर 5 जो समानता श्रेणी है उससे दिया है, एपी वाले चैप्टर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है निम्नलिखित में कौन एपी है, तो सबसे इजी है एपी निकालना क्योंकि इसका डिफरेंस इक्वल होता है ना। तो आपको 2 तरीका से बताते हैं, एक तो आप पहले चेक करिए, देखिए 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है ना, इसका डिफरेंस इक्वल है नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस 2 आया, लेकिन 4 और 8 का डिफरेंस 4 आया, 8 और 16 का डिफरेंस 8 आया, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 3 5 7 इसका डिफरेंस 2 है, क्योंकि 1 से 3 हुआ यानी 2 आया डिफरेंस, अच्छा 3 से 5 हुआ, फिर 2 आया, 5 से 7 हुआ, 2 करके बढ़ रहा, जिसका डिफरेंस बराबर वो एपी होता है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एपी वाला फार्मूला से बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए एपी वाला फार्मूला तो क्या होता है ना, आपको पहला वाला देखिए, तो पहला वाला अगर निकालना है आपको तो दूसरा पद को पहला पद से माइनस करना है, यानी 4 को हम लोग को 2 से माइनस करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं a2 - a1 निकालना है, ठीक है। a2 - a1 बराबर, तो कितना आ गया 2। इसी तरह a3 - a2 निकालेंगे तो तीसरा पद कितना दिया है 8,
और दूसरा पद कितना है 4, घटा के कितना है 4, तो ये बराबर नहीं आया ना, ये बराबर तो नहीं है, तो ये नहीं हो सकता AP, ठीक है। अब बी नंबर को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, बी नंबर को चेक करते हैं। देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो बी नंबर हम लोग निकालेंगे A2 - A1, ठीक है। तो A2 - A1 जब निकालेंगे तो A2 कितना है 3 और A1 कितना है 1, घटा के कितना आया 2। इसी प्रकार A3 - A2 निकालेंगे तो A3 कितना दे रखा है 5 और ये कितना दिया है A2 दे रखा है आपका 3, माइनस करने पर कितना आएगा 2, देखिए बराबर आया। और एक बार निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं A4 - A3 से, तो A4 कितना दिखा है 7 और A3 कितना है 5, घटा के कितना आया 2, तो तीनों बराबर आया, इसीलिए हम लोग ऑप्शन 20 का सही आंसर AP चेक करने का ये तरीका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है AP 2 7 12 ... का 10वां पद क्या होगा, आपको 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया पहले आप लिख लीजिए। तो A बराबर हो जाएगा आपका 2, कोमा सर्वंतर आपको निकाल लेना है, डी कैसे निकलेगा 7 को 2 से घटा के कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा 10वां पद बोला यानी n का मान कितना दिया है 10, ठीक है। आपको 10वां पद निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है an वाला। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 और d, ठीक है। आपको 10वां पद निकालना है तो n का मान 10 बैठाइए, 10वां पद निकल जाएगा। a का मान कितना है 2, n का मान 10 - 1 ब्रैकेट, d का मान कितना है 5। सॉल्व करेंगे 2 का 2, 10 से 1 को घटाना है, कितना आएगा 10 से 1 घटा कर 9, 9 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 47, यानी 47 देख लीजिए ऑप्शन कितना है सी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह बनाना है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। तो इसको 2 तरीका से बताते हैं। पहला तो आपको पूछा है 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित, 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है 10 से, ठीक है, 11 12 ... 99, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या किससे डिवाइड का बात बोला 3 से, ऐसा कितना संख्या जो 3 से डिवाइड होगा, तो आपको करना क्या है पहला वाला 2 अंकों की संख्या लिखना है और आखिरी वाला 2 अंकों की संख्या लिखना है। अब इसको 3 से आप डिवाइड करिए, तो देखिए 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप पूरी नहीं कटेगा, तो 10 तो नहीं कटेगा, लेकिन 9 3 कितना बार में कट जाएगा ये 3 बार में, है ना। तो आपको 9 आएगा 3 बार में, तो इससे कम बार में ही आपको 9 को काटना है, 10 नहीं कटेगा, लेकिन इससे 9 आता है, इससे कम 3 बार में, तो आपको 3 काटना है और यहाँ पर ये आ जाएगा ये 33 बार में, ठीक है। जितना बार में कटा दोनों को घटा दीजिए, यानी 33 को और 3 को आप माइनस करिए, तो 33 - 3 बराबर कितना आ गया 30। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 30। एक तो ये तरीका है, अब हम लोग AP वाले तरीका से इसको सॉल्व करें, AP वाले तरीका से, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए तो आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित हो, तो 2 अंकों वाली संख्या शुरू तो 10 से होता है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित हो वो पहला संख्या क्या हो जाएगा 12, उसके बाद क्या आ जाएगा 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद 18 ... आपका कहाँ तक जाएगा 99 तक। ये 2 अंकों की संख्या जो 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो टोटल कितना संख्या है पहले वो ज्ञात कीजिए, वो पता चल जाएगा कितना संख्या है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला, इसको हम लोग आखिरी को क्या बोलते हैं AN, यानी A बराबर यहाँ कितना आ गया 12। आपको सर्वंतर निकालना है, 15 से 12 को घटा के कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और AN कितना हो गया 99, यानी AN का मान आपको दे दिया है 99, जिसको आखिरी पद कहते हैं लास्ट टर्म। AN का फॉर्मूला लिखिए A + n - 1 d 99, ठीक है। आपको सॉल्व करना, A का मान कितना बैठेगा 12, n का मान निकालना है n, छोड़ दीजिए n का मान -1 और d कितना हो गया 3, 99, है ना। चलिए इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 उठ के इधर जाएगा 99 के पास, तो 12 से आपको घटाना है, तो जब आप 12 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा n, आपका आ जाएगा n, है ना। आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, इसको हम लोग इधर ऊपर मिटा के इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये इक्वेशन तक आया, अब इस आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या होगा, तो आगे आएगा क्या था आपके पास, इधर था आपका 12 + n - 1 d और बराबर में 99, है ना। तो आप 99 को उठा के इधर ले जाइएगा तो माइनस होगा, तो बचेगा n - 1 और d। अच्छा d का मान आपको कितना दिया हुआ था, d का मान 3, तो d का मान आप 3 बैठाइए, इधर 12 आपको घटा लेना है, तो 12 घट के कितना आएगा 7 और इधर आ जाएगा 8, 87। आपको 3 से इसको काट देना है, तो कितना बार में कट जाएगा 3 से, ये 3 दूनी 6 और 3 9 29 बार में, यानी n - 1 कितना बच गया
29। अब एक को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा जोड़ के 30। कितना आ गया आंसर हम लोग का 30 आया ना 30। चलिए तो इस प्रकार हम लोग बना लेंगे ये AP वाला से, है ना। देखिए तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। इस बार आपको विषम संख्या का योग पूछा है। तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या आएगा वो पहला आएगा 1 विषम संख्या, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद 7, इस तरह डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 49 तक, ठीक है। तो आपका 49 तक गया, ठीक है। तो अब इसमें से आपको सबसे पहले देखिए a का वैल्यू कितना है 1, सर्वंतर कितना आ जाएगा 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a का मान 1 है, सर्वंतर कितना आ गया 2, ठीक है, क्योंकि 3 से 1 को घटाएंगे 2 आएगा। ये आखिरी टर्म दिया हुआ l कितना है 49। तो आपको कितना पद है पहले वो निकालना है, फिर योग निकलेगा। तो हम लोग l वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो हम लोग को पता है कि l बराबर कितना होता है a + n-1 और d। l का मान 49 है, a का मान कितना है 1, n हम लोग को पता नहीं है अभी निकालना है, d का मान कितना हो गया 2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1 को इससे घटाएंगे 48, 2 से काटेंगे 24 यानी n बराबर आ जाएगा आपका 25। n बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है n का मान कितना आ गया 25, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है n का मान कितना है 25, a का मान कितना है 1, d का मान 2 है और l का मान 49 है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग मिटाएंगे, उसके बाद हम लोग SN का निकालेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। देखिए तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो SN का फॉर्मूला हो जाएगा n/2। अब l दिया हुआ तो l वाला हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे यानी a + l, ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए n हम लोग कितना निकाले थे 25, ये योग का फॉर्मूला है SN वाला, /2। a कितना आया था तो a आया था 1 और l हम लोगों के पास कितना दिया हुआ था 49 आखिरी पद, ठीक है। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25/2 गुना 49 और 1 50, ये 2 का पारा में 50 कितना और में कट जाएगा 25। आपको इस 25 को और इस 25 को अब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 625, यानी 625 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग 24 नंबर हो गया, अब 25 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त होते हैं क्या है समरूप या सर्वगसम या संपाती, तो वो होते हैं समरूप, ठीक है। समरूप क्या होता है जिसका आकृति एक जैसा हो लेकिन माप एक जैसा हो या ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समरूप का देखा जाए, जैसे कि मान लिया जाए एक ताजमहल है ओरिजिनल और ताजमहल का जो फोटो है दोनों समरूप है, क्योंकि फोटो और ओरिजिनल ताजमहल जो वो दिखने में एक जैसा लेकिन नापने में एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि फोटो छोटा हो जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग समरूप कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे और भी अगर समझना है तो जैसे कि मान लिया जाए ये वृत्त है और ये भी क्या है वृत्त है, दोनों वृत्त है लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है, तो उससे कुछ नहीं होता है, नापने में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी एक त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज, तो इसको हम लोग समरूप के कैटेगरी में रखते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, नापने में एक जैसा हो या ना हो लेकिन देखने में एक जैसा हो, उसे समरूप कहते हैं। तो वृत्त क्या होगा एक समरूप होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि आकृति में DE समांतर बी है। ये जो आपको DE दिया गया है ये रेखा, ये किसके समांतर है BE के, है ना, ये दोनों समांतर है। और बोला है BD 2 सेंटीमीटर है, AE 1.5 सेंटीमीटर है और EC 3 सेंटीमीटर, तो AD क्या होगा। तो अगर दो रेखा इस तरह त्रिभुज के समांतर हो तो फॉर्मूला होता है AD यानी ये वाला बटा DB, ठीक है। चलिए इसका ठीक से लिखते हैं, क्या हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE, ये फॉर्मूला होता है जब समांतर हो दो रेखा तभी होगा EC। मान बैठाइए AD का वैल्यू पूछा है, AD छूट जाएगा, DB कितना दिया है 2 बराबर AE कितना दिया है 1.5, EC कितना दिया है 3, है ना। पॉइंट को काट के यहाँ 0 आएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 से 2 कटा, यानी AD बराबर कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आया किस तरह बना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ समझने वाला है कि दो त्रिभुज है, ठीक है, और इसके दोनों संगत कोण बराबर है। मान लिया जाए ये A है, ये B है और ये C है,
ये मान लिया जाए P है, ये Q है, ये R है ना। संगत कोण का मतलब हो गया इसका A इसके P के बराबर होगा, इसका B इसका Q के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, 180 होता है। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो जो बचा हुआ तीसरा कोण है ये भी तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 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 से, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का तीनों कोण बराबर है तो एंगल 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 से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एंगल 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 समरूपता कौशल से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 28 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। और आप देखिए चित्र में A का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री है ना। तो 60 डिग्री आपको किसका दिख रहा है, P का, यानी A और P आपस में कितना हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो A और P बराबर आना चाहिए। तो A और P वाला ऑप्शन आप देखिए कहाँ है, यहाँ इसमें A पहले A है, यहाँ भी पहले P है, ठीक है। और यहाँ भी ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है, पहले A फिर P, A और A बराबर हुआ, ठीक है, ये डिग्री है। उसके बाद देखिए A के बाद हम लोग अब देखते हैं B को। तो B बराबर कितना हो जाएगा, Q, B और Q बराबर, क्योंकि B भी 80 डिग्री है और Q भी 80 डिग्री है। तो इसके बाद देखिए B के बाद Q किस ऑप्शन में है, तो B के बाद Q ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको स्क्वायर कर देना है, यानी 4:9 है ना, आपको स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। सिंपल सा लॉजिक है एकदम। तो 16 और 81 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, डी नंबर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ देखिए एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ये समबाहु त्रिभुज है, इसका भी वैल्यू 2a है, इसका भी वैल्यू 2a है, तीनों भुजा का 2a ऐसा दिया है ना। तो आपसे पूछा है ये शीर्षलंब, देखिए ये शीर्षलंब हो गया, ठीक है। तो शीर्षलंब हो गया तो इसको इक्वल इक्वल काट रहा था, इसका मतलब ये हो जाएगा a और ये भी भाग हो जाएगा a, क्योंकि दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। आपसे ये शीर्षलंब पूछा है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या आधार। तो आपको अगर शीर्षलंब निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार कितना ले लेंगे, a ले लेंगे, यानी फॉर्मूला हो जाएगा √2a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया शीर्षलंब निकालने का। सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर है तो a रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी √3a आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दिया हुआ है क्या, √3a है ना। तो √3a आपको ऑप्शन नंबर a में दिख जाएगा, √3a। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर a, √3a हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है ABC एक त्रिभुज है। तो हम लोग एक समझने के लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये किस प्रकार का त्रिभुज है अभी हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। हम लोग ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें देखिए नाम AB दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC दिया है 12 सेंटीमीटर और BC दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है। इसमें से आपको AC कितना दिया है 12, ठीक है। अच्छा BC कितना दिया है 6 और AB कितना दिया है 6√3, ठीक है। तो आपसे बोला कौन B का मान क्या होगा, कौन B यहाँ पर क्या होगा, इसका डिग्री में बताना है, 120 होगा या 60 होगा या 90 या 45। तो हम लोग सबसे पहले अगर कोई भी वैल्यू दिया रहा है तो हम लोग चेक करेंगे जो सबसे शुरुआत का जो सबसे छोटा वाला वैल्यू है उसका स्क्वायर का वर्ग हम लोग का इसके बराबर बड़ा वाला के बराबर आता है कि नहीं देख लेते हैं। यानी हम लोग 6√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 × 3 और जोड़ेंगे हम लोग 36 से, 6 × 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा 108 और यहाँ कितना आ गया 36, जोड़ने पर 144 आया। अब बताइए इस 12 का स्क्वायर भी करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। जब इस तरह का बने तो वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय है तो बी कितना डिग्री हो जाएगा, बी हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए ये वृत्त है
ये एक स्पर्श रेखा हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, ये काटेगा नहीं, ये सट के जाएगा, ठीक है। तो एक वृत्त के हम लोग का अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींचा गया और इधर से एक स्पर्श रेखा गया, ठीक है। तो ये बोला है, मान लिया जाए ये O है, ये P है और ये Q है, ठीक है। तो बोला है वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो 13 है, यानी O Q हम लोग 13 मान के चलते हैं। इसके बाद पी क्यू बोला है 12 है, तो पी क्यू 12 है। हम लोग को पता होगा कि जो स्पर्श रेखा होता है वो त्रिज्या पर हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ओपी का अगर मान निकालना हो तो ओपी त्रिज्या है, तो ओपी बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर हम लोग करेंगे ओ क्यू का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, उसके बाद आ जाएगा माइनस पी क्यू का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, रूट में 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, यानी त्रिज्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 है एक बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। सेम प्रोसेस से ये भी बनेगा। इसका मतलब एक फिर से आपको वृत्त दिया है, एक स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है और ये दूरी है ना। तो इसमें बोला है कि एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24, यानी एक बिंदु ये Q है, इसको P मान लेते हैं, स्पर्श रेखा ये वाला है PQ, इसकी लंबाई 24 है, ठीक। फिर बोला था Q से केंद्र की दूरी 25 है, ये Q है, ये केंद्र को O मानते हैं, इसका दूरी कितना है 25 है ना। तो आपसे त्रिज्या यानी OP बोला, OP को हम लोग क्या त्रिज्या मान सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से बनेगा जो अभी हम लोग 33 को देखें। तो OP बराबर रूट अंडर 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 घटाओ 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, ठीक है। अब इन दोनों को हमको करना क्या, घटाना है। तो इन दोनों को घटा के आएगा कितना, तो आप घटा के देख लीजिए। 15 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, हाँ 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 49। तो 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसी तरह बनेगा, इस टाइप का सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेमी और 5 सेमी है। बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग बनाते हैं चित्र। तो मान लिया जाए, देखिए ये एक बड़ा वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, इसके अंदर एक छोटा वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ। तो आपको बोला है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये केंद्र है, तो ये हो गया आपका जाके बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, और ये मान लेते हैं छोटा वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी। अब जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है ना। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, ठीक है, और ये केंद्र O है, ये P है ना। तो आपसे पूछा क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। आपसे पूछा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई यानी AB की लंबाई पूछा है, तो आप AP निकाल सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन, AOP एक समकोण त्रिभुज है, तो AP का मान निकालेंगे। तो AP का मान कैसे निकलेगा, तो AP का मान निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर घटा देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो घटा कर कितना आएगा 16। तो बताइए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अगर AP जितना है BP भी उतना ही होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि AP नहीं AB बराबर क्या हो सकता है AP जोड़ BP, और जितना AP होगा उतना ही बड़ा BP है, यानी दोनों का वैल्यू 4 4 बैठाएंगे, 4 जोड़ 4 तो कितना आ जाएगा 8, 4 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 8, यानी हम लोग का 8 सेमी आ जाएगा AB की लंबाई। इसी को पूछा गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। तो 36 में लिखा है थीटा केंद्रीय कोण तथा R त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है पाई R² थीटा बटा 360 डिग्री, है ना। तो यानी ये लिखा हुआ आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 को। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त है,
तो वृत्त का ये केंद्र है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकता है, जो केंद्र से होकर जाएगा, है ना। और जो केंद्र से होकर जाता है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंकित करता है। ठीक है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई आपसे पूछा है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का है ना। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ठीक है, अब देखिए थीटा का मान कितना दिया है 60, और नीचे कितना हो जाएगा 360 गुना पाई का मान 22/7, आर कितना दिया है 6 दिया है, 6 चक कितना हो गया 36। ठीक है, देखिए 36 से ये कट गया, ये 0 0 पहले काटिए, 36 36 काटिए, कटा। अब इसको गुना करके हम लोग का कितना आ जाएगा, 22 को 6 से हम लोग गुना करेंगे तो 132 आएगा, बटे में कितना है 7, यानी 132/7 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, है ना, जो आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, देखिए मान लिया जाए एक घोड़ा है, इसको यहाँ बांधा गया और रस्सी की लंबाई 7 होगी। ठीक है, तो ये गोल करके क्या घूरेगा, सर्कल बनाएगा, है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या 7 है, और ये पूरा यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम लोग क्या ले लेंगे 22/7। अच्छा आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब 7 से 49 कट जाएगा, कितना हो रहा है 7 बनने, 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1154 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस प्रकार हम लोग का पूरा जितना 40 क्वेश्चन था सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए और सबको बना के हम लोग देखें किस तरह वो बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग अगला सेट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।